आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ नए स्टूडियो से। और सावन का महीना बाबा आ गया है। एक दोहा है, राजस्थान के एक कवि हैं चंद्र सिंह बिरकाली उनका, कि घिर घिर घूमे बादली, फुरफुर चाले वाय, हिवडे लागे गिलगिली, ठोड न ठहरियो जाए। मतलब ये है कि घिर घिर कर बादल घूम रहे हैं, फुरफुर कर हवा चल रही है, हृदय में हल्की सी गुदगुदी सी होती है, हिवडे लागे गिलगिली, और ठोड न ठहरियो जाए, यानी एक जगह पर, एक स्थान पर नहीं ठहरा नहीं जाता है। ऐसा होता है। ये आखिर की जो पंक्ति है, हृदय में गुदगुदी और अब एक जगह पर ठहरने का मन नहीं होता। सावन में ऐसा महसूस होता है क्या? बिल्कुल। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं सावन के बारे में, वसंत की चर्चा करते हुए। हाँ, कि वसंत और सावन ये दो ऐसे हैं जिसमें कि ये अकुलाहट रहती है। हालांकि सावन में बहुत लंबा भी नहीं जाया जाता है, बसंत में आप कितना भी जा सकते हैं, क्योंकि बसंत पसीना आने नहीं देता और सावन पसीना रुकने नहीं देता। चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जल जो है ना, उसका जो विज्ञान है वो बहुत कमाल का है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप कितनी भी ज़मीन पे उगी या चलती देख लें, उसके जन्म का कारक और उद्गम जल ही है। तो पानी उत्साहित करता है, आसमान से गिरता पानी, नदी में बहता पानी, घर का पानी, लाल पानी, कई तरह के पानी है, उत्साहित करते हैं। तो सावन जो है ये अतिरिक्त उत्साह देता है। और आप ये देखिए कि 3 महीना जो सूखा और ऊसर दिख रहा होता है आपको चारों तरफ, उसके बाद में ये मिट्टी के रंग बदलने का समय है। मिट्टी जो गेहुआ रंग की हो चुकी है, अचानक से पीली दोमट हो जाती है ना, मिट्टी मटमैली हो जाती है। हाँ, मिट्टी मटमैली हो जाती है ना। गंगा का पानी जो आपको वैसे सामान्य दिनों में हल्का सा गंदा पानी जैसा दिखता है, मतलब पीने वाले पानी से हल्का सा दबा हुआ रंग, एक हल्का आसमानी नीलाभ रंग लिए हुए, वो पानी भी आप अभी बनारस जाइए तो आपको लगेगा कि मिट्टी बह रही है वो पूरा, क्योंकि मध्य के पानी चारों तरफ से आ रहा है। सब नदियों का पानी बरसात में मटमैला हो चला होता है। पेड़ पहाड़ों से जो वीडियो आते हैं तेज एकदम बहाव के, उसमें भी एकदम मटमैला। हाँ, उसमें भी मटमैला। तो आप कहीं पे बादल फटना या इस तरह से देखेंगे तो उसमें भी मिट्टी ही बह के जा रही है। तीसरा क्या है कि तो ये जो एक येलो का है ना, ये अलर्ट वाला, वो एक सौनाभ रंग दिखाई देता है चारों तरफ। उसके साथ में क्या होता है, अचानक से ये बहुत झुराए हुए और उदास खड़े पेड़ धुले नहाए चिंगो मिंगो दिखते हैं, फ्रेश। आज ही हमने बदले हैं कपड़े। हाँ। तो लगता है कि सब पेड़ जो है मतलब न छेड़ो हमें, हम नहाए हुए हैं। तो ये होता है, और यही वाचालता आपके अंदर आती है। जिस तरह के क्लाइमेट में और जिस तरह की पारिस्थितिकी में भारतीय लोग रहते हैं, उसमें बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म के बीच की अवस्था जब भी प्राप्त होती है, तो लोग उसमें विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों से उस वक्त ग्रसित रहते हैं। तो उसमें वो गाएगा, उसमें वो खाएगा, उसमें वो जाएगा, उसमें उसके दिमाग में रति है, उसके दिमाग में विरह है, उसके दिमाग में संगीत है। तो ये सारे भाव जो हैं, ये वर्षा ऋतु का ऋतु संहार है। एक चीज़ और सावन के साथ एसोसिएटेड है ताऊ, वो है कांवड़। आप कभी लेके गए कांवड़? हाँ, अभी तो बताए थे ताऊ, 110 किलोमीटर बचपन में, 13-14 का होऊंगा मैं, तब लेकर गया था। और मुझे 24 घंटे से थोड़े ज़्यादा लगे थे 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में। छरहरा था, छोटा था और उत्साह भी था, क्योंकि बाकी लोग श्रद्धा भाव से जा रहे थे, अपन कार्निवल के भाव से जा रहे थे कि मज़ा आ रहा है। हालांकि 2 दिन तक नमक नहीं खाना काफ़ी कष्टप्रद होता है। और जैसे ही हमने बाबा को जल अर्पित किए, उसके बाद एकदम सीधे मुढ़ी घुगनी की दुकान पे, आलू चॉप। नहीं, उस समय वो प्रतिबंधित था, उतना आइडिया भी नहीं था। पहले जाके नमकीन चीज़ें खाई, पर आप लोग कर रहे थे। बाबा ने कहा कि कैसे सावन, मेरे
जो सावन की यादें हैं उसमें वो भी हैं जब 7 दिन तक लगातार बारिश होते रहती थी और अब तो निकलना ताऊ मुश्किल होता ही था। नहीं है, देखने को नहीं मिलता है जो सावन की छड़ी। शनिवार का कहते थे कि शनिवार को शुरू हुआ ही बारिश अगले शनिवार को खत्म होगी। शनिचर सताहा मंगल बताहा, मंगल को जो शुरू हुई उसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन शनिचर को अगर शुरू हुआ तो फिर अगले शनिचर तक गए। और वो ज़बरदस्त होता था चूँकि लोग जो है ठंड हो जाती थी, इतनी बारिश होती थी। बिल्कुल। और लोग अपने बंगले पे बैठ के खाली यही देखते रहते थे कि बस मेरठ में मेंढक जो है वो टर्र टर्र कर रहे हैं और गायें जो हैं परेशान हैं, वो भींगते हुए जाती थी चरने और भींगते हुए आती थी। बहुत अजीब। और कूर्ग वूर्ग जैसे इलाकों में अभी भी होता है। हमको लगता है कि कितना आनंददायक है जब फुहारें पड़ती हैं और मन में वो क्या करते हैं, वो बस दिन भर शराब पीते हैं और फिर थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं तो छाता निकाल के दूसरे के घर जाते हैं, वो वहाँ बैठकर शराब पीते हैं और पोर्क खाते हैं। फिर वो इनको छोड़ने आता है अपना छाता लेके फिर अपने यहाँ पीते हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते आप। इतनी बारिश होती है कि कुछ भी करने का कोई मतलब रास्ता नहीं होता। दिल्ली में बारिश हो जाती है, बाबा को जहाँ जाने में 15 मिनट लगने चाहिए 45 मिनट लगते हैं और कभी कभी 1 से 1.5 घंटा। कल भी 1.25 घंटे में घर पहुंचे। हम बारिश को ट्रैफिक जैम से जानते हैं। बारिश हो गई अब ट्रैफिक जैम होगा और फ्लाईओवर के नीचे लोग जो है आधी सड़क में मोटरसाइकिल वाले खड़े होंगे, क्योंकि वो उनको भी भीगना नहीं है और इंतज़ार करते मिलेंगे आपको। शहर की रफ्तार धीमी। और दूसरे दिन अखबारों में हेडलाइन होती है कि रिलीफ, थोड़ा पारा कम हो गया। किसानों के बारे में कभी हेडलाइन ही नहीं होती कि इस बारिश का क्या असर होगा उन पर। अभी बिहार के कई इलाके, झारखंड का इलाका इस बार सूखाग्रस्त हो जाएगा। मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। जब उनका धान बोने का टाइम था, डिले करके भी वो धान नहीं बो पा रहे। तो एक अलग पहलू है बारिश का, उसको देखने के नज़रिए का। तो मैं कूर्ग वाली बारिश और जो मैंने बचपन में देखी थी 7 दिन वाली बारिश, उसका कष्ट भी याद है और उसका आनंद भी याद है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, स्कूल नहीं आना भाई, रेनी कुछ नहीं, डे। बस रेनी डे है ना। और रेनी डे का जो उत्साह होता था, वापसी में आप एकदम पैर छपकाते हुए लौट रहे हैं, एकदम फचक फचक करते हुए, छिट्टे उछालते हुए। बारिश के जो बिंब हैं पुराने, उसमें कुछ चीज़ें तो कमाल की हैं। थोड़ा निनौती, निनाय और परसदेपुर का भी बताइए। वहाँ अगर पहली बारिश होती थी तो अंकित मिश्रा क्या करते थे? बारिश में कम ही गांव जाना होता था। शहर में हम लोग रायबरेली रहते थे तो वहीं पे ज़्यादा समय बीतता था। कभी कोई कारण है तो गए हुए हैं उस तरह से। लेकिन गांव में सूर्यास्त से पहले खाना बना लिया जाता था बारिश में, क्योंकि इतनी पाखी आती थी कि वो जो हम कहते हैं ना कि घुइयाँ की सब्जी बगैर प्याज के बनाइए और पूरा प्याज का मजा लीजिए। उसमें लिटिल ब्राउनीज, कैरामलाइज्ड, क्रंची। तो वो जो है, एक तो ये है कि बारिश में अरवी के पत्ते का, उसको रिक्वच भी कहते हैं, सेहड़ा भी कहते हैं, उस पर दाल लगा के लपेट करके एक वाहियात सी चीज़ बनती है, जिसको बचपन में ज़बरदस्ती खिलाया भी जाता था कि बना है तो क्यों नहीं खाओगे, कुछ और नहीं बन रहा है इसमें, इतने घंटे लगे हैं बनाने में तो खाओ। फिर अपना ये होता था कि नहीं, इसको हल्का सा फ्राई कर दीजिए, तो फिर वो हल्के से तवे पे घी लगा के सेके हुए सेहड़े जो है वो चाय के साथ अच्छे लगते थे। बारिश में लैया की डिमांड बहुत जाती है, क्योंकि वो क्विक स्नैक है। और आप स्टील के गिलास में चाय ले लीजिए, आधा गिलास, और उसमें ऊपर तक भर लीजिए लैया, जिसको आप भेल भी कहते हैं महाराष्ट्र वगैरह में। हम लोग मुरही कहते हैं। हाँ, मुरमुरा वाला मामला। तो वो आप भर लीजिए गिलास में और फिर चम्मच से डुला के उसको भीगी हुई चाय में सीझा हुआ लैया जो है उसको खाने का अलग मजा, बहुत मज़ा है। हाँ, बहुत मज़ा आता है। चिल्ला या चीला जो भी आप उसे कहते हैं, क्योंकि ईंधन का संकट जो है ना, वो इस तरह के क्विक हैक्स स्नैकिंग की तरफ लेके जाता है कि परात में घोल लिया गया, बन रहा है चीला। एकदम इन्होंने 6 खाए, इन्होंने 8 खाए, हरी चटनी है, मीठी वाली चटनी है, एकदम खटाखट खींचने में, काटने में लगे हुए हैं। जामुन रहता ही रहता है बारिश के मौसम में, और उसका खूब मज़ा लिया जाता है। और उसके पीछे खूब लात भी पड़ती है कि जामुन के तरह मत जाओ,
सबसे ज्यादा लड़के जामुन के पेड़ से ही फिसल के गिरते हाँ, सबसे ज्यादा मौतें जामुन के बात जामुन का पेड़ जो है ना बहुत ही डिसेप्टिव होता है। हाँ, अंदर बहुत से मोटे मोटे, हाँ बहुत खोखला होता है वो। तो मोटे मोटे ब्रांच जो होते हैं उसके टहनियाँ, वो पता नहीं सडनली टूट जाती हैं। तो जामुन है, साग कम हो जाते हैं, लेकिन एक साग होता है करेमुआ का साग, उसको कहते हैं नाली का साग। जहाँ पे पानी भरा होता है वहाँ पे वो हल जैसे एक सीधे स्टम्प पे एक पत्ती वाला तिकोनी पत्ती एक तरफ को जाती हुई वो साग होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है वो। तो उस साग का भी समय होता है, तो बाकी साग बाद में, लेकिन बारिश का साग जो है वो करेमुआ का साग है। तो ये चलता है। सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जानवर बारिश में, क्योंकि कुत्तों के लिए, बिलौटों के लिए, बंदरों के लिए राशन पानी का रास्ता बंद हो जाता है, वो भयंकर क्राइसिस में रहते हैं। गाय सबसे ज़्यादा परेशान जीव रहती है, क्योंकि मामला चरने का नहीं है, जहाँ वो बैठती है वो पूरा गीला है, जहाँ वो चर के आई है वो पूरा गीला है। मक्खियाँ और तमाम तरह के कीड़े जो गाय वगैरह को लगते हैं, कुटकी, चपटी, है ना, चूंटा, जूं, जितनी तरह की चीज़ें हैं वो सब, और वो बेचारी अपनी भीगी पूंछ से और अपनी चमड़ी को खास तरह से थिरका करके इन मक्खियों को भगाने की, चाट के जीभ से पीछे ये सब प्रयास कर रही होती है। लात मारना नहीं चाहती है, लेकिन उसको कुछ काट रहा है इसलिए वो लात उठा रही होती है। और आप कहते हैं कि इनका छानाओ, इनके गोल बांधो, जैसे दुहे न दे हैं, तो वो हो रहा होता है। तो गाय वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और सांप वाँप तय कर लेते हैं कि नहीं भाई, अब तो जा करके मनुष्यों के बीच ही रहना पड़ेगा। तो आ करके आपको प्रायः आप पाएंगे कि गांव में या कस्बे में आपका घर है, हरियाली वगैरह आसपास है मामला, तो वो सर्प देवता आ करके आपके चावल की टंकी के नीचे से अपना झिनझिन झिनझिन करके गीत गा रहे होते हैं, मियाँ की मल्हार। एक चीज़ जो बचपन में इरिटेट करती थी और अब उसको ज़बरदस्त मिस करते हैं, वो है मेंढक और झींगुरों की आवाज़। झींगुर घर में और घर के बाहर मेंढक, और मेंढकों की टर जो होती थी ना, मतलब वो ना ख़त्म होने वाली टरटराहट, और रात में वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे, उसको अपने गाल फुला फुला करके, और हरे फ्लोरेसेंट मेंढक, और वो मतलब लगता था कि पूरा ऑर्केस्ट्रा है, एकदम जैज़ टाइप का साउंड। और पूरा छोटे वाले जो मेंढक होते थे आपके घरों में जूतों में शरण भी ले लेते थे। हाँ, छुटका मेंढक, उनसे ज़्यादा टोड्स, क्योंकि टोड जो है वो पानी के बजाय सूखे में रहने वाला मेंढक है। तो टोड खुरदरा होता है, मेंढक चिकना होता है ऊपर से। मेंढक सपाट होगा, और टोड जो है वो कछुए के जैसे उसके ऊपर गोल गोल डॉट्स बने रहते हैं, बहुत खुरदरा रहता है, पेट्टा होता है, पेट निकला उसका रहता है। तो टोड आकर के आपके जूते और ये सारी चीज़ों में वो शरण स्थली उनकी रहती है। बारिश के समय अगर आप कहीं देहाती इलाके में हैं तो जूता उता हमेशा देख के, क्योंकि उसमें पैर डालें। अरे उसमें टोड हो सकता है, उसमें कनखजूरा हो सकता है, उसमें झींगुर जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये है। और सांप जो निकलते हैं ना अभी के मौसम में, वो विषैले नहीं होते, ज़्यादातर वो सांप होते हैं पनियल सांप जो पनियल टाइप के होते हैं, और जो रहते हैं सामान्य दिनों में दिखते नहीं, उनके बिल में जब पानी चला जाता है तो फिर वो हाँ अकुलाहट में आप वापस आते हैं, निकल आते हैं। तो इस तरह के कई सारे बिंब हैं। अभी जैसे एक चीज़ ये बताइए कि शहर में अब रहते हुए, ये तो पुरानी बात है, अभी वीकेंड है, छुट्टी है, बारिश हो गई, तो बाबा का फर्स्ट गो टू डिश क्या होता है? मतलब अभी वो चाय पकौड़े तो बड़ा क्लीशे है, पर हाँ, पकौड़े में अपना बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत श्रम है। अपन तो समझ ही नहीं पाए कि लोगों को बारिश में पकौड़े क्यों चाहिए होते हैं। बहुत मैं देखता हूँ ये सोशल मीडिया पे खासकर कि यार पकौड़े और चाय का मौसम आ गया है। मैंने कभी भी बारिश होने पे पकौड़े और चाय का आनंद नहीं उठाया। चाय पी सकता हूँ, पर वो तो मैं दूध गर्मी में पीता हूँ। पकौड़े मुझे समझ में नहीं आए कभी भी। हाँ, बारिश का मौसम कुछ और होता है। हाँ, मतलब जरूरी थोड़ी कि चाय ही पी जाए। तो ये है हमारा, बस ये है कि हम बारिश को देख करके 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मुझे बारिश देखनी पसंद। तो अब आप कह रहे हैं ना कि शहर की बारिश में आप क्या करते हैं, तो हम चाय बनाते हैं अदरक की, कोई बढ़िया संगीत लगाते हैं, और पहुंच जाते हैं अपने काउच पे, जिस पे आदम कद कांच लगा हुआ है जिसके दूसरी तरफ, और खूब सारे पेड़ वहाँ से दिखाई देते हैं। तो उस हरियाली में पत्तों का डोलते हुए, फूलों का डोलते हुए, बारिश की बूंदों से मार खाती पत्तियाँ ऐसे हिलती हैं ना, ऐसे हंस रही हूँ।
हमारे यहाँ बारिश में बाबा, हमारे यहाँ नदी है लोहागढ़, बालू वाली नदी है। बालू होता है उसमें, बीच में पतली सी स्ट्रीम चलती है 365 दिन। वो नदी अब बर्बाद हो गई बिकॉज इलीगल खनन। पर उस समय जब हम छोटे थे तो बालू रहता था और बिल्कुल पतली सी स्ट्रीम चलती थी, टखने तक पानी आता था उसमें। हम ही नहा सकते थे उसमें। उसमें नहाने के लिए स्किल चाहिए होता है कि आप बैठकर काक स्नान जिसे बोलते हैं वो कर सकें। बारिश के दिनों में उस नदी में उफान आता था, पानी बिल्कुल मटमैला, मिट्टी वाला पानी, और बहुत डूब जाए आदमी ऐसे, इतना पानी कुछ घंटों के लिए। कुछ घंटों के लिए वो नदी विकराल होती थी, उससे आवागमन जो है वो रुक जाता था, दूसरे गांव तक जाने के लिए जो रास्ता है वो कट जाता था, और भयंकर तेज गति से पानी बहुत रफ्तार से चलती थी कुछ घंटों के लिए। और हमारा रहता था कि उसी पानी में तैरना है। उसके बाद कुटाई होगी और बुखार आ जाता था। कहते हैं बारिश का जो मटमैला वाला पानी होता है उसमें नहाने से बुखार आ जाता था, और हम लेकिन उसमें जरूर कूदते थे, भींग भांग के आते थे, क्योंकि वो अवसर जो है थोड़ी देर के लिए आता था। और उस पानी में बह रहे होते थे ज़्यादातर जितनी गंदगी 365 दिन में इकट्ठा हो जाती थी नदी के किनारे, वो सब सांप, बिच्छू, तरह तरह की चीजें, तमाम तरह की चीजें बह रही हैं, उसमें आप भी कूदे हुए हैं। एक इसी में बिजार खबर भी है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। यूपी में एक ज़िला है गोंडा, वहाँ कर्नलगंज के रहने वाले किसान हैं सुमित कुमार यादव। तो वो बारिश की बाट जोते जोते थक गए और मन लायक बारिश उनके नहीं हुई, तो उन्होंने जो है एक वकील को पकड़कर उनके माध्यम से एक तहरीर दी लिखित में, और उसमें लिखवाया कि विगत कई माह से पानी नहीं गिर रहा है, जिससे जनमानस बहुत परेशान है, जीव जंतुओं और खेती पर भारी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे घर में रह रही औरतें और छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। अतः निवेदन है कि आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। और उन्होंने इंद्रदेव के खिलाफ ये तहरीर दी, और तहसीलदार ने उनके इस प्रार्थना पत्र को कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड कर दिया। फिर ये सोशल मीडिया पर ये चिट्ठी वायरल हो गई। फिर जब ये वायरल हो गया तो गोंडा के ज़िलाधिकारी ने इसको कहा कि ये तो एक शरारत थी, और जिसने ये शिकायत की उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो इसमें सवाल ये भी है कि ये इंद्रदेव का थोड़ा हिस्ट्री नहीं है। जो भी आता है वो थोड़ा ठेल देता है उनको, सबसे पहले उन्हीं को परेशान करता है, फिर इंद्रदेव परेशान होकर के त्रिदेव के पास जाते हैं कि मुझे बचा लीजिए। हाँ, क्योंकि इंद्र जो है ना भयंकर विलासी व्यक्ति है, अहंकारी और विलासी, जो कुछ भी लोगों के लिए करने के लिए तैयार नहीं रहता। एक सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह है इंद्र, जिसको केवल पगार उठाने से मतलब रहता है। और वो अपना चारों तरफ वही रामानंद सागर के बादलों में, बादल वहाँ पे नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते, पैरों में आप मतलब ये नहीं देख पाएंगे कि कौन किस ब्रांड का जूता पहने हैं। तो वैसा होता है इंद्र का लोक। इसीलिए इंद्र को राइट टाइम किया था कृष्ण भगवान ने, और उसने कहा कि अच्छा तुम हमसे पंगा ले रहे हो, तुम तो नान भर के लड़का हो, तुमका देख लिया है ना, देख लिया अब में जो है। उन्होंने कहा कि ले बारिश, तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन उठा देते हैं। और सब लोग के लिए बड़ा सबसे बड़ा छाता दुनिया का कहा जाता है कि गोवर्धन था। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके रख दिया, तब से फोल्ड है, दोबारा कोई उठा नहीं पाया। तो इंद्र के साथ ये हुआ, और इसीलिए इंद्र को सब लोग अटैक करते थे, क्योंकि इंद्र विलास के, रास और विलास के नायक हैं, और वो लास वेगास टाइप का है मामला उनका। तो जितने इंद्र है ना, इंक्लूडिंग जितेंद्र ये और प्रीतेंद्र, ठीक है, और टिंडर प्रीत, ये सब के सब जो हैं विलासिता के। टिंडर के नाम पे तो मुझे आपत्ति है कि क्यों आपने उसमें इंदर रखा हुआ है। हाँ, टी इंदर। पर मैं इस बात से बड़ा खुश हूं जिन्होंने भी ये किया है। क्या होता है, हम सारे अच्छे कर्मों का श्रेय ईश्वर को दे देते हैं, जो भी देवता होते हैं उनको दे देते हैं। बारिश हुई तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, भाई साहब नहीं हुई तो इसका दोष भी तो आप ही पे जाना चाहिए। हाँ, इस देश में किसी भी सर्जन को क्रेडिट नहीं मिलता कैंसर के ऑपरेशन का। आदमी सीधे तिरुपति जाते हैं तो वहाँ थैंक यू बोल के आते हैं। आदमी जब मर जाता है तो डॉक्टर की गलती, डॉक्टर को पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जाते वहाँ थैंक्स। हाँ, तो अपने को इस पे बहुत इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं
कि इन्होंने इस बात को तो नोटिस किया कि भाई साहब क्रेडिट ले लोगे तो बदनामी भी लेनी पड़ेगी। अभी बिल्कुल, देश और में अगर- जो कुछ चल रहा है इसमें देवताओं का भी हाथ है। उनके कितनी उनके जमीनें ताऊ, इच्छा के कितनी- बिना तो पत्ता नहीं हिलता। कितनी प्रॉपर्टी भगवान के नाम है। हालांकि कहा जाता है कि भगवान की दी हुई धरती है, लेकिन इसके बावजूद उस धरती में भी कई खसरा खतौनी, कई वसीयतें, कई बैनामे, रजिस्ट्री वो भगवान के नाम पे है। रामलला खुद मुकदमा लड़े, तो इंद्र के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो सकता है? तो जिलाधिकारी महोदय समझ नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ा गए हैं। देवलोक में डेमोक्रेसी होती तो इस्तीफा भी मांगना चाहिए था उनसे कि इस बार बारिश ज्यादा करा दी, इस बार कम हाँ। कराई। रिजाइन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब तक रहेंगे ना वो, तब तक दिक्कत है। एक चीज़ और याद आती है कि बारिश, जब आप कह रहे थे कुछ जगहों पे कम और ज़्यादा और गांव की स्मृतियाँ, तो खपड़ा होता था, खपरेल की छत। तो जब बारिश होती थी तो हर साल नहीं पर हर कुछ सालों में बारिश के मौसम से ठीक पहले खपड़ेल फिराए जाते थे वापस, या चेंज करा दिए जाते थे, ताकि पानी जो है वो रिपेयर का काम। हाँ, उसमें कुछ खपड़ा टूट जाता है और वो लीक जो है पिछले बारिश में नोटिस कर लिया जाता है, उसे अगले बारिश तक के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक बारिश के पहले उन सारे टूटे हुए खपड़ों को जहां जहां से लीक हो रही है उसको रिप्लेस करते हैं। और योगदान इसमें बंदरों का ही होता है। हाँ, खपरेल तोड़ने में या तो बंदरों का, और या फिर खपरेल से गोल वाली लौकी काटने गए लड़कों का। क्या होता था कि खपरेल में जो ऊपर लगाई आपने लौकी चढ़ा दी। खपरेल पे चलना जो है ना, स्किल का काम है। हाँ, हम चल लेते हैं। किसी अनाड़ी को चढ़ा दोगे तो तोड़ देगा दो चार। खपरे के किस हिस्से पे पाँव रखना है कि वो प्रेशर जो है वो बैलेंस है, यही है ना ट्रिक। तो आपका पैर का कॉर्नर पे नहीं पड़ना चाहिए, कॉर्नर नहीं पड़ेगा, और कर्व जहाँ पे होता है पैर में वो उसके कर्व पे पड़ना चाहिए। तो अगर आप सीधी पट्टी पे चलते रहेंगे और हमेशा तिरछा पैर रखिए, अगर आप सीधा खपरेल ऐसे है तो आप हमेशा उसको ऐसे बरतिए, तब तो आप उसको चल के पार कर जाएंगे। अगर आप सीधा पैर रखेंगे तो पूरा दाब लेकर के एक पट्टी पे। तीन ताल ही इकलौता पॉडकास्ट है जहां आप सीख सकते हैं कि कपड़े पर कैसे चलें। हाँ, कोई और माइक नॉलेज कहीं नहीं मिल रहा है। एक कपड़ा जो है ना दो तरह का होता है वैसे। एक वो चौड़े वाला भी आया, हाँ, एक फ्लैट वाला जो चल गया, फ्लैट वाला चल गया, वो बहुत रिस्की है ताऊ। हाँ, और फ्लैट वाले में सिर्फ जो जहाँ जोड़ होता है ना वहां पे गोल वाला पड़ता है। हाँ, ठीक है। फ्लैट वाले में दिक्कत क्या है कि फ्लैट वाले ना बहुत ही असुरक्षित होते हैं। नहीं, वो दाब पे भी टूट जाए। हाँ, चलने पे वो टूटते भी हैं, और वो अगर फिसल गए तो 1 2 4 5 के साथ नीचे चले जाते हैं, जबकि गोल वाले में ये नहीं होता था। गोल वाले की ग्रिप बहुत अच्छी होती थी। और खपरे का जो बनना होता है ना, वो अद्भुत प्रक्रिया है। हाँ, कैसे? उसका क्या होता है, वो गोल होता है। जब कुम्हार उसको चढ़ाते हैं चक्की पे तो एकदम गोल बनाते हैं, जैसे कप बनाते हो आप। फिर उसको नीचे से धागे से काट लिया जाता है और वो पूरा का पूरा गोल जो है रखा जाता है। और वो एकदम ऐसी मिट्टी होती है कि आप यूं थोड़ा हाथ रख दो तो दब जाए। फिर उसको वहीं से सूत से काटते उसको कच्चे में ही काटना पड़ता है, बाद में नहीं काट सकते। उसको सूत से ही काटते हैं, और उसकी जो अवस्था है ना उसको पलट नहीं सकते। पलट देंगे तो वो फिर सीधा हो जाएगा। हाँ, तो वो खड़ा ही फ्लैट हो जाएगा। तो उसको खड़ा ही रखना पड़ता है जब तक कि वो थोड़ी सी उसमें स्थिरता ना आए, मतलब नमी कम ना हो जाए। बहुत मस्त काम है। फिर उसको पकाना लगा करके वो खड़े ही पकते हैं। ठीक है, उसका एक पिरामिड सा बनता है। हाँ, और वो उसमें उपला और इसका एक सामंजस्य रहता है कि खपला है फिर उपला है, फिर खपला है फिर उपला है। तो अनीश तिवारी ने ना YouTube पे सर्च कर दिया होगा इतनी देर में देख उसमें लकड़ी, उपला, कोयले, हमारे यहाँ कोयले भी यूज होते थे, और उसके बाद उसको ऊपर से मिट्टी से लेप दिया जाता है ताकि एकदम अंदर पक्का हो जाए। ताकि वो अंदर रखे अपनी गर्मी को। ईंट वाले भट्टों में ही तो बनता होगा। नहीं, खपला कुम्हार बनाता है, अलग अलग। ईंट भट्टे वाला बनाता है। ईंट अलग पकता है वो, और उसके पकने की प्रक्रिया के बाद उससे ना सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जैसे कि इससे भी आती है, ईंट के भट्टों से भी आती है। लेकिन वो उसका पक जाना, और जिस दिन उसके ऊपर के जो लेप है वो भी फट जाता है, उसको हटा करके जब देखा जाता है ना, और जब वो लाल होता है और कुछ खराब होते हैं, कुछ काले हो जाते हैं, तो जिन्होंने वो पूरा काम किया है ना, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो क्या बताएं। उसका मैंने आनंद लिया है बहुत। हाँ, खपरेल बन के तैयार होना, और ताज़े खपरेल को बनाया हुआ अंचुआ, उसको आप पानी में डुबो के सूंघिए कभी,
वो पूरी आग जो उसने सोखी है, और खपरेल पूरा लाल नहीं रहता है, उसमें जो ताऊ बता रहे हैं ना, ब्लैक लाइंस, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते ब्लैक हैं स्पॉट्स पकाने आते में, हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं। और खाने में भी मजेदार होता हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि वो भिगो के फिर उसको टुकुर टुकुर, है। हल्का सा ना, हल्का सा टुकड़ा, थोड़ा सा। उसमें कोई बीमारी नहीं होती, एकदम फ्रेश माल होता है वो। हाँ, बस स्टोन हो सकता है और कुछ नहीं होगा। वो एक चीज और है जिसकी एक विकास यात्रा रही है बारिश से जुड़ी, वो है छाता। जो पहले छाते होते थे, अब नहीं दिखता। मेरे घर पे शायद एक पुराना रखा हो, जिसकी जो घुंडी होती थी, तो वो बेंत उसकी बड़ी मजबूत होती थी और वो बड़े ही की मात्रा जैसी होती थी। हाँ, हमेशा, चूल्हेदार वाली। बिल्कुल। केसी पॉल का छाता। हाँ, फिर वो बटन वाला फिर बहुत बाद में आ गया, फिर कॉम्पैक्ट आने लगे। हाँ, तो हमको कॉम्पैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, और हमारे पास मतलब छाते के भी प्रेमी हैं, तो 4-5 तरह के छाते हैं अलग अलग। और उसमें एक छाता जो मेरे पास, वो काफ़ी मजबूत, बेहतरीन और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी उस हिसाब से। शिमले में छाते बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि शिमला का अपना एक शगल है छाते लेके चलने का। वहाँ कभी भी बारिश हो रही होती है, मतलब किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में शिमला में कभी भी बारिश हो सकती है। तो पुराना जो शिमलाइट है ना, उनका ये है कि वो अंग्रेज़ों से 2 चीज़ें उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से एप्रोप्रिएट कर लिया अपने यहाँ पे। एक तो अंग्रेज़ी पोशाक, मतलब कोट और हैट ले लेना है और उसको लेके चलना और है, पॉलिश किए हुए हाँ, जूते। और पॉलिश किए हुए जूते, मतलब चप्पल सैंडल पहन के नहीं निकलना। गर्मी में भी जूता चमड़े का पहन करके, फीता बढ़िया मारे हुए एकदम चिंगो मिंगू मॉल रोड पे, और दूसरा साथ में छाता। तो छाते की छवि, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि छाता लोग लेके चलते हैं, तो लोगों को ध्यान आता है बंगाल कि एक सफ़ेद धोती और काले छाते में आदमी जा रहा है। और एक हैंडबैग टाइप का होता है, जिपर वाला, छोटा सा, जो हाथ में, पुरुषों के हाथ में होता है, उसमें कुछ कागजात, हाँ, चश्मा इत्यादि जो रहता है। हाँ, जो लोग समझ जाएंगे अगर मैं बताऊं कि जो लड़के के बाप के पास होता है बारात में, बारात वाला रेफरेंस उसमें वो समझ जाते हैं। उसमें एक हल्का सा एक चमड़े का लूप होता है, हाँ, जिसमें हाथ डाल के फंसा के वैसे ही फंसा पकड़ना के है। पकड़ते हैं। उसको पकड़ने और का- एक छाता, हाँ, और छाता मुझे बाबा वो हुक वाला ज्यादा पसंद है। आप तो छाते के प्रेमी हैं, मैं छाते का प्रेमी कभी नहीं रहा, पर छाते जो हुक वाले होते हैं ना, जिसमें आगे जो लकड़ी का होता था, जिसमें आगे एक मोड़ होता था यूं, हाँ, वही उसी को हम कह रहे हैं कि छाता वही है। वो छाता जो सीधे है, हत्थे का छाता उसका किसी मतलब उपयोग का मैंने नहीं। लोगों को टांग खींचने में बहुत किया। टांग खींचने में, गर्दन फंसा के अपनी तरफ खींचने में, तो मतलब छाता देख के ही मन में कुलकुलाहट होती थी कि इसको किसी गर्दन की आवश्यकता है। ये ऐसे कैसे छाता लेके तो चलेंगे? है, गर्दन नहीं है। उसमें एक नीचे की तरफ, जो सामने की तरफ जहाँ से खुलता है, उसमें नीचे एक लंबी नोक होती थी, जिसको टिका करके लोग चलते थे। बिल्कुल। बाद में वो छोटा नुकीली होती थी हाँ, काफी। नुकीली। तो उसका पर्पस क्या, टिका के ही चलने, मतलब लाठी की तरह भी यूज हो, वही था पर्पस। जब भी आप छाता रखेंगे तो जैसे आपने पकड़ा है वैसे नहीं रखेंगे। छाता हमेशा उल्टा करके रखा जाएगा। जब उल्टा रखा जाएगा तो जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो कपड़ा जमीन गंदा पे, ना हो। हाँ, वो जमीन पे टच नहीं हो, इसलिए आप उसको एक कील देते हैं कि वो कील पे टिके, बजाय इसके कि वो कपड़ा ही उस पर धरा जाए। तो बहुत सही प्रिंसिपल है उसका। और वहाँ पे एक वॉशर अलग से खपरेल लगता है उसमें। हाँ, हर छाते में कील और लकड़ी के बीच में, और कपड़े के बीच में, हाँ, एक वॉशर होता है। तो वो खपरेल है छाते वो का। क्या होता है? मतलब एक टोप होती है, एक छोटी सी, एक आपको वॉशर जैसा बॉल, अच्छा, ठीक। तो वो क्या है कि वो कील पे जो पानी गिर रहा है उसको बाहर निकालेगा, ताकि वो अंदर नहीं जाए उसकी कसावट में। तो वो छाते का खपरेल है। हवा चल रही होती है तो फिर आता है पानी। छाते की मरम्मत होती थी पहले। हाँ, छाते की मरम्मत की दुकानें होती थी, जिसमें कि वो उसका स्प्रिंग, जो कि कभी कभी एक ना छूट जाता था। हाँ, और फिर स्प्रिंग से तो तीली की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, क्योंकि तेज हवा कहीं है या आप जा रहे, छाता बहुत ही मुश्किल चीज़ है साधने के हिसाब से। हवा तेज है तब प्रॉब्लम है, बारिश तेज है तब प्रॉब्लम है। आप कहीं पे क्राउड में हैं तो छाता आपका टकराते लौटते जा रहा है और छातों से भी बहस कर रहा है अननेसेसरी, है ना। तो ये है, तो छाते के साथ अच्छा था बिम्बी है।
छाते के साथ एक समस्या ये भी है कि बहुत कम लोगों को छाते को एग्जैक्टली कितनी ऊंचाई पे रखना ये आता है। हाँ, मैं देखता हूँ लोगों को, वो छाते के साथ चल रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि क्या करें बिल्कुल। उसका, इससे अच्छा तो भीग जाते। तो छाते को आप पकड़ेंगे तो वहीं से, लेकिन छाते का जो बेस्ट पोज है वो ये है कि छाता आपकी कोहनी को उठाए नहीं, मतलब ऐसे करके छाता आप ना करें, आपकी कोहनी आपके ये साइड से चिपकी हो और आप उसको आराम से पकड़ दें। हाथ अगर थकने वाला छाता है तो फिर आप उसको साध नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, एकदम सर पे नहीं रखना है, क्योंकि वो तीली सर में आपके लगती रहेगी। जो तीलियों का पूरा केज है वो सर में आपको इरिटेट करता रहेगा, और जितना आप ऊपर उठाएंगे छाते के टूटने की आशंका उतनी ही बलवती होती जाएगी। क्योंकि अगर आपके सर में और छाते में आप उसको खासा स्पेस दे रहे हैं तो नीचे से हवा का प्रेशर उसको हमेशा ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा। तो छाता वैसे ही आपके सर पे होना चाहिए जैसे कार में जब आप बैठते हैं तो छत आपके ऊपर होती है। खपड़ैल पर चलना सिखाया और छाते को पकड़ना सिखाया। थिंग्स यू लर्न विद तीन ताल। बहुत यूटिलिटी वाला प्रोग्राम हो गया है। TIL होता है ना, टुडे आई लर्नड। अच्छा, एक तैयारी में और भी होता था जो मुझे बहुत सुंदर शब्द लगता है, वो है पाँव पोछ, पायदान भी जिसको कहते हैं, पाँव पोछ ऐसे बोलते थे। तो उसके लिए क्या होता था कि कस्बों में या देहातों में प्रॉपर पायदान नहीं होते थे, किसी चीज़ को पायदान बनाया जाता था। आम तौर पर वो बारदाना वाला जो बोरा जो होता है, बोरी, उसका बन जाता है फोल्ड होकर के, या उसके अंदर कुछ और कपड़ा लग के उसको सिल दिया जाता था। तो आप जब किसी के घर जाते थे तो वहाँ आपको पहले पाँव पोछ, पहले आपको 3-4 ईंट के वो मिलेंगे जिन पर चढ़ करके आपको आंगन में दाखिल होना है, और फिर आपको वो पाँव पोछ मिलेगा। पाँव पोछ कहते हैं, मतलब आपके यहाँ पाँव पोछ ही कहते हैं या पायदान कहते हैं? पायदान। अच्छा, तो पायदान और वो बोरे वाला जो आप बता रहे हैं, मतलब खास करके कस्बाई और ग्रामीण उसमें तो वही था, बोरे वाला, जूट का बोरा। हाँ, जूट का बोरा, जो चीनी वाला बोरा। हाँ, क्योंकि चीनी वाले बोरे की सिलाई डेंस होती है, तो उसका बढ़िया पाँव पोछ वो आप जो बता रहे हैं पायदान, वो होता था। उसमें कई बार क्या होता था कि किसी पुराने कपड़े के किनारे उसमें किनारी लगा दी जाती थी। हाँ, किनारी झालरनुमा। और उसके अलावा रबर वाला जो मटेरियल होता है, ब्लैक काला वाला जो रबर वाला मटेरियल होता है, उसके फ्रेम में जूट का वेलकम लिखा एक पायदान आता था। तो वो अभी भी आता है। हाँ, अभी भी आता है, और आपको अभी भी सरकारी गेस्ट हाउसेस में वही मिलेगा। तो वो मुझे उसका कभी लॉजिक नहीं समझ में आया कि ये जूट का इन्होंने क्यों बनाया है। क्योंकि वो सूखे समय में तो अच्छा काम करता है कि आपके जूते साफ कर देगा, आप दाखिल हो रहे हैं घर में तो, लेकिन वो पानी को बरतता नहीं है, पानी को सोखता नहीं है, खींचता नहीं है। तो अगर आप गीला पैर लेके आए हैं ना, तो पायदान पे 5 मिनट आप खड़े रहिए, नाच लीजिए, कूद लीजिए, फिर भी आगे गीला ही जाता है। तो हमको लगता है कि यार फिर ये काहे लिए यहाँ पे है। तो हमारी पसंद का जो पायदान है वो ये टॉवल जैसे कपड़े वाला है, जो पानी को खींच ले। तो मुझे मुलायम और तौलिए नुमा जो पायदान है वो पसंद है, ताकि मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे पैर पोंछना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमको लक्ष्मी जी के पैर घर में बने हुए नहीं चाहिए। और ये हमको बचपन से प्रॉब्लम रही है कि मतलब पोछा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई जो है अरावत की तरह चला जा रहा है अपना, और उसके बाद कहिए कि आप ऐसे क्यों जा रहे थे, कहे कि पैर काट के सर पे रख ले क्या। तो इस तरह का तर्क, अब आप निहुरे हुए हैं एकदम, निचोड़ के फिनाइल का पोछा मार रहे हैं बारिश के मौसम में कि मक्खियाँ नहीं आए, सब हाइजीन मेंटेन करने में आप लगे हुए हैं, और कोई उधर से अरावत की तरह आया और एकदम पानी झाड़ते झोड़ते चले गए। तो उसमें ये जो कपड़े वाला रहता है ये सही रहता है। बारिश को जब आप कह रहे थे ना, हफ्ते भर वाली जो बारिश होती है, मुझे बताया गया कि बिहार के कुछ जगहों पे एक टोटका चलता है लंबी बारिश को रोकने का, मतलब कराने के भी चलते हैं, मेढक मेढकी की शादी तो होती है, पर बारिश रोकने के लिए ये होता है कि एक कागज़ पर 108 बार ऐसी जगहों के नाम लिखे जाते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और जिनके नाम के आगे पुर होता है, नागपुर, रामपुर, परसदेपुर और उनको 108 एक कागज़ पे लिख करके या मल्टीपल कागज़ पे लिख करके बारिश में छोड़ दिया जाता है। तो मान्यता ये है कि जैसे जैसे वो पिघलता जाएगा कागज़,
उस पे लिखी हुई स्याही जैसे जैसे हटती जाएगी, बारिश जो है मंदम पड़ती जाएगी। बहुत सही, मतलब लोगों को बिजी रखने के लिए। गुजरात में बारिश के मौसम में पूर होता है, पूर बोलते हैं उसको। जब बाढ़ आ गई, पानी बहुत भर गया, तो उसे पूर बोलते हैं। अच्छा। वो एक विचित्र वीर बारिश एक और होती है जिसमें धूप तेज होती है और बारिश भी होती हाँ, है। उसको कहते हैं सियारिन की किस ब्याह हो शादी रहा हो रही, है। हाँ। तो वो विचित्र, लेकिन वो बेचारी बहुत ही शून्यांकी वृष्टि होती है उसमें, कोई सब, क्योंकि धूप भी आ रही है और उसमें होता यह है कि आपके सर पे बादल हैं लेकिन सूर्य आपके सर पे नहीं है। तो वो बारिश कभी दोपहर में 12 बजे आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका सर पे सूरज है तो वो बारिश नहीं मिलेगी। सूरज की पोजीशन कहीं और है, वहाँ से सूरज की धूप तेज रोशनी आ रही है और बादल इधर आ गए हैं। तो अब दोनों में मतलब उस वक्त लगता है कि यार धूप है, बरस हो रहा है। तो गीदड़ उसके की लिए- शादी, हाँ, गीदड़ सियार की शादी। सियारिन की शादी। वो एक उसी में रेनबो भी होता है। हाँ, उसी में रेनबो होता है। करेक्ट। वो जो एक पैंट पे बूंदी छन जाती है अगर आप चप्पल पहन के चलें, उसका क्या हैक है? मतलब क्या कि खास तरह की चप्पल पहने ही नहीं, या चप्पल ही नहीं पहने? कई बार शूज में भी कुछ लोगों के छप चल जाती है कि उनका चलने का तरीका ही जो है। बाटा के हवाई चप्पल में सबसे बेस्ट आता है। नहीं, और सही। उसका स्ट्रोक देखिए ना, एकदम बीकानेरी स्टाइल में, जैसे वो ये चुनरी प्रिंट वाला जो होता है ना, पोलका। नीचे से डेंस होगा और ऊपर जाके धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे। लेकिन ऊपर में बड़े वाले होंगे। हाँ, उसमें होता क्या है कि ऐसा कोई भी पदवेश जिसको कि आप पहन करके अपनी एड़ी के साथ मिला के ना रख सकें, जिसमें एक, जैसे हवाई चप्पल के साथ क्या होता है कि आप चल रहे हैं और आपका पैर के बाद में चप्पल आ रही होती है। आपके पैर के साथ जब आप पैर उठाते हैं तो आपकी एड़ी के साथ चप्पल की एड़ी नहीं उठती है। चप्पल की एड़ी को तो दरअसल आप बद्धी के जोर से पुल करते हैं ना अपनी तरफ, तो वापस आती है, फिर आप आगे पैर बढ़ाते हैं। वो जो पुली है ना, जब खिंचता है तब वो छिट्टे ऊपर आते हैं। तो अगर आपकी एड़ी और आपकी चप्पल का तल्ला ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनमें कोई व्याधि नहीं है, तो फिर वो छिट्टा ऊपर नहीं आएगा, अनलेस अनटिल आप बहुत तेज भाग रहे हों, चल रहे हों। तो ये है, बारिश में चप्पल पहनना हमेशा निरर्थक रहा है और दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग जूते और चप्पल हाथ में ले लेते हैं जब बारिश होती है। जापान से लेकर के और यूरोप तक आप लोगों को ये पाएंगे कि बारिश हुई तो अपना जूता अपने हाथ में, क्योंकि उनको पता है कि इससे केवल खराब होना है, बचना कुछ नहीं है। ये बारिश पार करके वापस इस जूते को पहन के बचा जा सकता है, लेकिन जूते को बारिश में भिगो के नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि पानी फिर भी अंदर जाएगा और बाद में ये गंधाएगा भी, सूखेगा नहीं, बहुत तरह की व्याधियां हैं। बियर ग्रिल्स ने भी सिखाया है कि बारिश में जब धान की रोपनी होती है, नहीं भी होती है तो भी, अगर आप खाली पैर चलते हैं तो आपके पैर ना धुल जाते हैं, और धुलने के बाद धीरे 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 अगर चलते रहे तो उसमें एक वाइटनेस सी आती है। हाँ, है ना? वो एक तरह का श्रिंक्स बोलते हैं। हाँ, और फिर उसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के मोड़ आते हैं और वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ। आदमी का पानी में फूला हुआ पैर देखने का जो आनंद है ना, अगर आपने धान रोपनी की है तो आप कीचड़ में हैं दिन भर, तो शाम में सारे मजदूर, सबके पैरों में जो है ना एक आभा होती है, लाइट सा निकल रहा होता है, जैसे दूधिया, मिलता श्री हरि के चरणों जैसे दिखते हैं। ताऊ ने बैठ के बहुत कुछ देखा है एक साथ में। कपड़ा बनते हुए देखा है। नहीं, मैंने नहीं, धान हमने रोपा रोपनी हुआ की है। है, हमने भी रोपनी की है। और रोपनी में मतलब बारिश के लिए एक सिद्धांत बहुत सीधा है कि चप्पल और बारिश का कोई तालमेल नहीं है। कितनी चप्पलें हमने ये देखा है कि गांव में आप कीचड़ में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, चप्पल आप नीचे, चप्पल फीता पहन के ऊपर। खेत में उतरे हैं, हाँ। लेकिन खेत से निकलेंगे नहीं चप्पल सहित। या तो बद्धी उखड़ेगी या चप्पल रह जाएगी, या चप्पल अंदर रह गई, आपका पैर बाहर आ गया, है ना, उसका फिर आप गिर पड़े, फिर अब होश नहीं है, घुटना अलग खोल दिए। तो चप्पल का एक कोई था वो जो contribution बद्धी जिसको बोलते हैं, हम लोग उसको फीता बोलते हैं चप्पल का, जो बाटा वाला, या मतलब पुराने जमाने का जो था, नहीं। लखानी बाटा। हाँ, उसमें अक्सर ये एक्सीडेंट होता था कीचड़ वाले दिनों में कि वो बाहर आ गई, चप्पल अंदर आ गया, लेकिन उसको उठा के आदमी वहीं पे घुमा के हाँ, डाल लिया करता था।
हाँ, तो कोई लकड़ी की गोदी लेकर के उससे अब जो है ना वो फिक्स आते हैं, अब वो टूट जाते हैं। पहले वो ताऊ बद्धी मिलती थी। हाँ, अलग से। हाँ, कि 12 नंबर बद्धी दे दो। क्या एक नहीं मिलेगी, जोड़े से मिलेगी। कहीं टूटी एक है यार, दोनों बदल दो, अच्छा थोड़ा लगी है, एक में पुरान एक में नहीं है। एकदम सही है। एक और होते थे, और उसमें कलर नहीं होता था कुछ, ब्लू। हाँ, ब्लू, वन शेड ऑफ ब्लू। हाँ। अच्छा, कुछ बुजुर्गों को आप ये पाएंगे गांव में बहुत सॉफ्ट वाला एक प्लास्टिक आता है, उसका जूता, वॉशेबल वाला जूता बहुत पॉपुलर। बारिश के दिनों में प्लास्टिक के चप्पल, प्लास्टिक के जूते। हाँ, तो प्लास्टिक जूता, उसको डिजाइन, उसका पूरा लुक एंड फील चमड़े वाला होता था। 25 रुपये, 35 रुपये, 15 रुपये, इस तरह से वो जोड़ी मिलते थे। और उनका ये था कि बारिश के बाद ये बचेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ जाड़े में ये ऐंठे बर्रे और जहाँ अतिरिक्त गर्मी इनको मिली, ये ऐसे बिखर जाएंगे जैसे ये कोई। जो बाबा अफोर्ड कर पाते थे वो बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का अफोर्ड कर पाते थे, थोड़ा महंगा होता था। और एक उसमें बहुत ही खराब क्वालिटी का होता था, बिल्कुल जो सड़ेला प्लास्टिक है जिससे मग्गा बनता है उस टाइप का, वो लोगों को काट भी देता था। अरे भयंकर काटता था वो। लेकिन बारिश के दिनों में वही चलता था। उसके नीचे जो है ना छाप बनती थी, उनके चलने पे छाप बनती थी। और हमने लोगों को, मतलब ये जो चप्पलें और ये जो जूते की अभी बात हो रही है, जिसको इस पीढ़ी ने देखा ही नहीं है, इनको सिलवा के पहनते हुए देखा है। मतलब गांव में अक्सर बुजुर्गों के पैर में इस तरह के जूते, वो पता चलता था कि जो किनारे के तरफ का हिस्सा होता है या एड़ी की तरफ का हिस्सा है, वो चटक गया है, टूट गया है। अब उसको दोनों तरफ से वो टाँका मरवा के मोची से, और उसको वो आदमी साधे हुए हैं, उसमें चेपी लगी हुई है, और उसी के ऊपर उसको अपना वो चल रहा है। तो आसान ये होता था कि ये जूते आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो देखने में फॉर्मल है और इनको कभी भी धोया जा सकता है। मतलब प्लास्टिक का है, उसको धोने में क्या है, मग्गा पानी में भिगो के खराब थोड़ी होना है, ना चमड़ा है, ना कुछ है, ना रैक्सीन है। तो वो उसका जो यूटिलिटी थी वो एक फॉर्मल ड्रेस में, और इसलिए धोती और ये जूता और छाते की कील एक साथ दिखाई देती थी बुजुर्गों को। उन प्लास्टिक के जूतों को मैं बहुत बुरा समझता था कि मतलब जूते कैसे बन सकते हैं प्लास्टिक के, सोल सब कुछ एक ही है, एक सब एक है, हाँ। एक फर्मे में जो है बना हुआ है। और बहुत दिनों के बाद मैं इनफैक्ट विदेश में किसी देश में मैंने प्लास्टिक के जूते खरीदे जिसमें सब कुछ एक साथ बना हुआ था, एक फर्मे में ढाला हुआ था। वो क्रॉक्स नाम के एक ब्रांड का था, और बहुत ही महंगा पड़ा मुझे, भारतीय रुपये में 12,000 रुपये का पड़ा। तब मुझे लगा कि ये मैं वापस प्लास्टिक के जूते पहन रहा हूँ, जो कि 15 रुपये जोड़े मिलता था। ये आलोचना महंगी पड़ी। तो प्लास्टिक के चप्पलों ने, क्रॉक्स ही, और फिर उसके विभिन्न रूपों ने वापसी की और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए। इतने पॉपुलर हो गए कि मतलब लोगों ने कहा कि इनको बैन कर दिया जाए, वो इतने गंदे और बेढंगे होते, फूले फैले हुए एक ही डिजाइन है। एक हम लोगों ने मॉनसून के जरिए जो बात की, अब देखिए इसमें भारत के प्रतिनिधि बिंब कितने सारे आ गए। छाता, खपड़ेल, बारिश, जूता, फुटवेयर। एक किताब है चेजिंग द मॉनसून, एलेक्जेंडर फ्रेटर एक ब्रिटिश लेखक हैं, और उन्होंने ये किताब लिखी है केरल से चेरापूंजी तक यात्रा करके, और मॉनसून को चेज़ किया है। और उन्होंने ये कहा है, वो ये मानते हैं कि भारत को अगर समझना है तो मॉनसून को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता है। तो वो किताब का रिकमेंडेशन लगे हाथ। तो उन्होंने, मतलब उनका ये भी है कि अगर बारिश में आप भीगें और बारिश में भीगते हुए सोचें, तो हो सकता है कि आप जीवन के मर्म के बारे में विचार करने के लिए वो सबसे अनुकूल समय हो। तो इस तरह की फिलॉसफी। मॉनसून में एक चीज़ और होती है, लंबी ट्रेन की यात्रा, छोटी वाली नहीं, बहुत इरिटेटिंग है वो। लंबी ट्रेन की यात्रा अगर आप कर सकें मॉनसून में, अगर यहाँ से सपोज कीजिए दिल्ली से बैंगलोर, कोलकाता से मुंबई, वाह, तो बहुत नज़ारा अद्भुत होता है। क्योंकि हरियाली पूरी शवाब पे होती है, या तो पानी या हरियाली। हाँ, और हरियाली और सारे पेड़ पत्ते धुले होते हैं। और अगर वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स इन इलाकों से गुजर रहे हो आप, तो आपको एक अलग आनंद आ जाएगा। लंबी ट्रेन की यात्रा होनी चाहिए, मगर वाह, खेतों को देखते हुए चाय के साथ।
तो बताइएगा 3 तालियों से ये चिट्ठियों की दरखास्त कि आपके मॉनसून से जुड़े क्या तजुर्बे रहे हैं। आप हमें बारिश लेके आती है उधर के विकार, और इसलिए भी पकौड़ी का कॉम्बिनेशन जो है ना बारिश के साथ, वो बहुत मुफीद है नहीं। बारिश में खाना जल्दी ख़राब होता है और खाना मुश्किल से हजम होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि हल्का खाइए, चाय पीजिए, पकौड़े के चक्कर में मत पड़िए। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर अभिवादन के तरीकों पे बात करें। ये जो कान होते हैं ना, कान सर के दोनों तरफ, ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और भाई ये जो ऑडियो की दुनिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है, अलबेली जानकारियाँ हैं। इसलिए मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनता हूँ आज तक रेडियो पर। न्यूज़ भी मिल जाती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। बिल्कुल अपने जैसे बंदे बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और क्या चाहिए भाई, गूगल करो aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।